back to my YouTube channel, that is Achievers Code. So guys, myself Sandy Sahani. और हमने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि हमारी जो ये यूनिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। हम ये यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो इसमें दो चैप्टर्स हैं बेसिकली, फर्स्ट इज मनी एंड सेकंड इज बैंकिंग, है ना। जो यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग है इसमें दो चैप्टर्स हैं, मनी और बैंकिंग। हमने जो मनी चैप्टर था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो मेरी इसमें जाके वीडियोस में जाके देख सकता है, वहाँ पे वो वीडियो अपलोड है, आप मनी चैप्टर वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम इस वीडियो में हम अपना बैंकिंग चैप्टर कवर करेंगे। अगर मनी में कोई डाउट है किसी को या मनी के कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे अपना बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट। ओके, तो बैंकिंग चैप्टर में अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज सेंट्रल बैंक। इज इट क्लियर? दो तरीके के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स जो अलग अलग स्टेट में मतलब अलग अलग टाइप का जो बैंक होता है दे आर कमर्शियल बैंक्स, और सेंट्रल बैंक जो क्या होता है जो सबको रेगुलेट करता है, उनको ऑपरेट करता है, उससे हम क्या कहते हैं अपना सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई के बेसिकली 3 सोर्सेज है हमारी इंडिया में। कौन कौन सी? 1 सेकेंड, ये ये हमने मनी कंप्लीट कर लिया था ना। ओके, हाँ, तो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई के सोर्सेज हमने 3 पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था मनी चैप्टर में कि हमारा मनी कौन बनाता है, कौन सप्लाई करता है? सेंट्रल बैंक। ओके, आज जिसे हम आरबीआई कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसमें निर्मला सीतारमण जी आती है हमारी, और लास्ट इज कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ? ओके, फिर आते हैं हियर वी नो अबाउट फॉर कमर्शियल बैंक्स दैट हाउ मनी इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक किस टाइप से मनी क्रिएट करता है, हमें सेंट्रल बैंक और अपना उसमें तो पढ़ गया था कि हमारा सेंट्रल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मनी क्रिएट करती है, वो हमने पढ़ लिया था कैसे करती है। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो हमारा जितने भी नोट्स हैं वो सारा सेंट्रल बैंक बनाता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि जितने 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इज इट क्लियर? ओके, फिर आता है हमारा कह रहा है 2.6 पे नोटेड एट द आउटसेट। जो कमर्शियल बैंक है डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स। क्या कमर्शियल बैंक नोट्स इशू कर सकता है? नहीं। कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। जो कमर्शियल बैंक में जो कैश रिजर्व है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज कैश हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि जो मनी पब्लिक के हाथों में होती है, जो मनी पब्लिक डिपॉजिट करती है वो पार्ट होती है मनी सप्लाई का, अदरवाइज जो बाकी कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स हैं वो पार्ट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक। ओके, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक बच्चों क्या कहता है कि हमारा जो देखो हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब क्या करता है बैंक, क्या करता है, अगर हमने 10,000 पे डिपॉजिट करे, बैंक क्या करेगा, उसका कुछ पैसा, उसका कुछ अमाउंट LRR की फॉर्म में, LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब एक अपने रेशियो बनाने के चक्कर, अपने रिजर्व बनाने के चक्कर में वो उसका कुछ % अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा जो है वो लोन में लोगों को दे देगा, ठीक है। फिर जो वो पैसा जो लोगों को लोन में दिया है वो वहां से उसका फिर रिजर्व बनेगा, वो ऐसे चलता जाएगा, वो होता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। अब हम ये देखते हैं, ये देखो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की होता क्या है। ये टॉपिक जो है एग्जाम में 4 मार्क्स का आता ही आता है। मतलब अगर ये चैप्टर 6 मार्क्स का है पूरा इतना बड़ा चैप्टर, तो 4 मार्क्स का मैक्सिमम केसेस में यही क्वेश्चन आता है, तो इसे एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन सपोज आपको दिया हुआ है कि आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं 10,000 पे, ठीक है, और उसका लीगल रिजर्व रेशियो जो है हमारा LRR है वो है 10%, ठीक है। आपको कहा है कि आपको TD भी कैलकुलेट करना है और पूरा मनी क्रिएशन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करोगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम बेसिकली 4 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, पहला होगा राउंड का, पहला होगा राउंड का। फिर आएगा जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा, उसमें लिखेंगे हम डिपॉजिट। क्या लिखेंगे, डिपॉजिट। फिर जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा LRR का, जो हमारा दिया हुआ है जैसे 10% है ना, LRR हमारा 10% दिया हुआ है ना। पहले राउंड का, फिर डिपॉजिट का, फिर LRR का, फिर जो लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा हमारा लोन का। ठीक है, ये हम छोटा सा स्पेस एक ले लेते हैं एज अ रफ वर्क। ये आपको एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आपको अलग से लेना है रफ वर्क का। मैंने यहाँ पे स्पेस कम था तो इसमें मैंने यहीं पे दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हमारा क्या है, राउंड। हमारे हमें आपको 3 राउंड शो करने हैं एग्जाम में, आपको 3 राउंड शो करने हैं। फर्स्ट राउंड क्या कहता है, डिपॉजिट आपने कितना किया है 10,000, आप डिपॉजिट में 10,000 लिख दोगे। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, मतलब आपको 10,000 का 10% आपको रिजर्व में डालना है। तो 10% कितना होगा आपका, 10,000 का 10% 1,000, वो आपने रिजर्व में डाल दिया। 10,000 में से 1,000 आपने रिजर्व में डाल दिया, तो आपके पास लोन के लिए कितना पैसा बचा, 9,000 पे आपने अपने लोन के लिए रख लिया, लोन के लिए रख लिया बैंक ने। फिर बैंक ने जो 9,000 पे था वो उसने अपनी डिपॉजिट मानी। ठीक है, ये उसका कैसा सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। 9,000 पे का 10% LRR जो था वो होगा 900 रुपए। बचा कितना लोन के लिए, 8,100 रुपीज। ऐसे 8,100 को हम यहाँ ले आएंगे, 10% LRR के लिए छोड़ा उसने तो कितना हुआ 810 रुपीज। इसका इतना दिया तो बचा कितना इधर 7,290। ठीक है, ऐसे ये हमारे ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड पे आप क्या कर दोगे, फोर्थ में भी सेम ऐसे ही होगा लेकिन आपको 3 राउंड शो करने हैं। फोर्थ राउंड पे आप ऐसे डैश 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 कर दोगे। ठीक है, फिफ्थ में भी आप ऐसे करके डैश 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 शो कर दोगे। सिक्स्थ में फिर एंड में आप क्या करोगे, एंड में आप लिखोगे टोटल कितना आया, आप इसका ऐसे टोटल शो निकालोगे। आपको निकालना है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कैसे निकलेगा वो देखो हम कैसे निकालते हैं। टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट और LRR का रेसिप्रोकल। टोटल डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको LRR के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा टोटल डिपॉजिट। मतलब जैसे टोटल डिपॉजिट था आप इनिशियल डिपॉजिट कितना था आपका 10,000 पे। ठीक है, 10,000 पे आपने यहाँ रखे इंटू LRR निकालने के लिए आप क्या करोगे, LRR आपका कितना था 10% लिख दिया आपने यहाँ पे, ये ध्यान से समझना 10% लिख दिया। परसेंट आप हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 2 जीरोस आ जाएंगे। अगर आपने परसेंटेज हटाई तो ऊपर 2 जीरोस बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटे तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 10,000 इंटू 10 कितना 1 लाख रुपए आपका आ गया टोटल डिपॉजिट। 1 लाख आ गया आपका टोटल डिपॉजिट। तो आप यहाँ पे टोटल में लिख दोगे 1 लाख इज योर टोटल डिपॉजिट। ठीक है, फिर आपका आएगा LRR 10% था, मतलब 1 लाख का 10% आपका LRR था, तो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 पे। बचे हुए कितने पैसे बचे 90,000 पे। 90,000 किसमें जाएंगे आपके, वो जाएंगे आपके लोन में। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है ये है आपका मनी क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको आ जाएगा कि मनी क्रिएशन का कोई आप मनी क्रिएशन आप एक्सप्लेन करो कमर्शियल बैंक का, या क्रेडिट क्रिएशन बताओ कमर्शियल बैंक का कि कैसे होता है, ये आप अब हमें बताओ विद एन एग्जांपल। तो आप ये कहोगे कि लेट टेक एन एग्जांपल, डिपॉजिट हमारा 10,000 है और हमने लीगल रिजर्व रेशियो हमने 10% ले लिया, और ऐसे आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, अगर इसको आपको थ्योरी में लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको थ्योरी में लिख सकते हो कि वी हैव टेकन अ डिपॉजिट इज दिस, और इसमें LRR हमने इसको इतना दे दिया। ठीक है, ये इसकी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि आपको थ्योरी में कैसे दिखाना है। ठीक है, इतने में किसी को डाउट है तो बताओ कोई, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो ये क्लियर हुआ कि हमारा मनी सप्लाई क्या कहता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक क्या कहता है ना, मनी मल्टीप्लाई ये क्या होता है, हमने इतना क्लियर कर लिया। ठीक है, हमने जैसे अभी पढ़ा कि टोटल मनी क्रिएशन मतलब टोटल डिपॉजिट, टोटल मनी क्रिएशन मतलब टोटल डिपॉजिट, जैसे मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया है उसका क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ठीक है,
LRR क्या होता है? LRR होता है मिनिमम रिजर्व रेशियो। LRR को लीगल रिजर्व रेशियो या मिनिमम रिजर्व रेशियो कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक कितनी लिमिट रखेगा अपने पास कितने रिजर्व की। ठीक है, बैंक नीड्स टू होल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू मीट द डिमांड फॉर विथड्रॉल्स फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। मतलब उनको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सपोज इन केस उनके पास अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो ना कि सारा का सारा उन्होंने लोन में दे दो, कहते कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, फिर आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? पार्ट ऑफ LRR टू बी कैप्ड विद सेंट्रल बैंक। अब देखो, हमारा जो LRR है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। LRR जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज CRR, सेकंड इज SLR। LRR के दो पार्ट है, CRR जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। मतलब CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये LRR का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, सॉरी सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। और SLR क्या है? ये LRR का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। CRR कौन रखता है अपने पास? सेंट्रल बैंक। और SLR कौन रखता है अपने पास? कमर्शियल बैंक। ठीक है, फिर आता है लोन इज नेवर गिवन इन कैश। लोन कभी कैश में नहीं दिया जाता, लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। पॉइंट दिस नोट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोन कभी कैश में नहीं दिया जाता। एंड अकाउंट इज ओपन इन द बैंक विद द नेम ऑफ द बोरोवर। जो भी इंसान लोन ले रहा है उसके नाम का अकाउंट हम बैंक में खोलते हैं। हमारा बैंक अपने उसमें खोलता है अकाउंट उस इंसान का, और वहां पे कुछ मनी ट्रांसफर कर देता है उसके अकाउंट में, और फिर वहां से वो विड्रॉ कर लेता है। डायरेक्ट ये नहीं होता कि आप बैंक में गए हो कि हमें ना 10,000 का लोन चाहिए, उसने आपको 10,000 का लोन दे दिया। नहीं, वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस द बैंक रियलाइज दैट ऑल द डिपॉजिटर्स नेवर शो अप टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम टू विथड्रॉ देयर कैश डिपॉजिट। हमने भी पढ़ा कि बैंक क्या करता है, कुछ जो हम पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में उसका लीगल कुछ LRR वो अपने पास रखता है, बाकी का पैसा वो लोन में दे देता है। बाकी का पैसा वो लोन में क्यों देता है? थोड़ा सा उसका 10% हमने इस केस में दिया था, सिर्फ 10% उसने अपने पास रिजर्व रेशियो रखा। बाकी का पैसा उसने क्यों दिया लोन में? क्योंकि उसे पता है कि सारे बोरोवर्स, सारे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक टाइम पे अपना पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे। वो एक एजम्पशन मान के चलता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पशन लेते हैं कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। इसमें एजम्पशंस दी जाती है कि जितने भी बैंक है वो हम एक यूनिट मान के चलते हैं। ये नहीं कि PNB का अलग चल रहा है साहब, SBI का अपना अलग चल रहा है, कैनरा बैंक का अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। इज इट क्लियर? Next is all transactions are bank, that is all payments are made through checks and all receipts are deposited in the bank. मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी किसके थ्रू होती है? बैंक के थ्रू होती है। मतलब जितनी भी आप पेमेंट चेक में देते हो या जितना भी आपको रिसिप्ट्स मिलती हैं वो क्या होती है? वो सारी चीजें बैंक के थ्रू ही होती हैं। ये हम अपनी assumptions मान के चलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ये होता क्या है? The credit multiplier or money multiplier indicates the maximum amount of money that commercial bank can legally create on the basis of their reserve. मतलब इसका होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट, वो ज्यादा से ज्यादा वो पैसा जो कमर्शियल बैंक अपने रिजर्व में अपने पास रख सकता है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकता है उसे हम कहते हैं अपना मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। हम अपना मनी मल्टीप्लायर को K नाम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, अभी हम एक और केस लेके चलते हैं कि जितना ज्यादा हमारा LRR कम होगा उतना ज्यादा हमारा मल्टीप्लायर जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको लिटरली बताऊं तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। ये बेसिक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, सीधा सीधा बहुत इजी। एक
जैसे LRR इतना परसेंट है, बताओ LRR पहले 10% था, 20% हो गया, LRR बढ़ गया है तो मनी मल्टीप्लायर क्या जाएगा, कम हो जाएगा। LRR कम हो गया है तो मनी मल्टीप्लायर क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे बच्चे को इतना कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन देते हैं, आप अपनी बुक्स में देखना, संदीप गर्ग में देखो या TR जैन में देखो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की जरूर करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोअर द LRR हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। LRR कम होगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, LRR बढ़ेगा। ये ऐसा केस चलता है क्योंकि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। LRR may refer to either CRR or SLR in context of Indian banking system. Through often it refers to CRR. CRR and SLR may be taken as two types of ratio rather than as two components of LRR. मतलब CRR और SLR हमें पता है कि जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हमारा LRR का पार्ट है। In other words, LRR refers to LRR के कोई डिफाइन पूछने को तो क्या लिखोगे, फटाफट से सुनो। In other words, LRR refers to minimum percentage, वो कम से कम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट की वो सबसे कम परसेंटेज। तो LRR refers to minimum percentage of total deposit which is required to kept by commercial bank with themselves and central bank, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक अपने पास जो मिनिमम अमाउंट रखता है उसे हम क्या कहते हैं, LRR। इज इट क्लियर, पक्का, ओके। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट में, रेशियो दैट इम्पैक्ट मनी क्रिएशन द मोस्ट। कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा मनी क्रिएशन को इम्पैक्ट करता है, मतलब सबसे पहले हम इसमें CRR का पढ़ेंगे। हम इसमें बेसिकली 3 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है CRR जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो अमाउंट जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है हम उसे CRR कहते हैं, और जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है उसे हम SLR कहते हैं। ये पढ़ा ना, तो यही लिखा है कि कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। मतलब जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, कमर्शियल बैंक ही तो देगा। हमने पढ़ा कि CRR वो होता है जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को दे कौन रहा है, कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन इंडिया CRR इज अराउंड 4% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। ऑफन there is a difference between actual money created by commercial bank and the maximum money that they can legally credit on the basis of their given CRR, because besides CRR commercial bank often keeps वॉल्ट कैश। मतलब क्या है इसका कि जो इंडिया में CRR जो है वो है 4% के अराउंड, ठीक है। क्यों, जो टोटल डिपॉजिट्स है ना हमारे कमर्शियल बैंक को, वो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है हमारा एक्चुअल मनी में और जो कमर्शियल बैंक के पास जो मैक्सिमम मनी है उसमें, वो इसलिए है CRR की वजह से, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है कुछ वॉल्ट कैश वो अपने पास भी रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्ट कैश होता क्या है, वॉल्ट कैश होता है, वॉल्ट कैश रेशियो और एक्सेस रिजर्व रेशियो रेफर्स टू कैश वॉलेंट्री kept by the banks to cope with emergent situation। मतलब कुछ CRR का कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक अपने पास भी रखते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो उनके पास पैसा कम ना पड़े, तो हम वॉल्ट कैश कहते हैं, ओके। वॉल्ट कैश ऑफ द बैंक्स रेफर टू देयर ऑपरेटिव कैश रिजर्व, उसे हम ऑपरेटिव कैश रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब आता है SLR। SLR क्या होता है, इट इज अ मिनिमम परसेंट, हमने क्या पढ़ा था, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है ना। तो SLR, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, SLR की हमें फुल फॉर्म होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में बताया होगा कि लिक्विडिटी होती है जो भी चीज जिसको आप बेचकर पैसा जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो उसे कहते हैं लिक्विडिटी। चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई बॉन्ड हो, है ना, वो होती है वो होती है लिक्विडिटी। तो SLR का मतलब होता है वो लिक्विडिटी, वो एसेट, वो लिक्विड एसेट जो बैंक अपने, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि SLR refers to the minimum percentage of total deposit which is required to be kept by commercial bank with themselves in form of liquid asset। Is it clear? समझ आया नहीं आया, ठीक है, ओके। In India, SLR is around 23% of the total liquid assets of the commercial bank include, इसमें क्या क्या आता है, कैश आ जाता है, गोल्ड आता है, अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी आती हैं। मतलब कि इसमें क्या है, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम अच्छी तरह से हमने अप्रूवल इतना नहीं दिया, वो भी इसमें आती हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके।
अगर एसएलआर बढ़ा तो क्या होगा, ध्यान से समझना। इंक्रीज इन एसएलआर, इंक्रीज इन लिक्विड फंड्स टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्फ। मतलब अगर एसएलआर बढ़ा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने पास ज्यादा लिक्विड फंड्स रखेगा। अब एसएलआर में गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। एसएलआर हमने समझा क्या था बच्चों, हमने एसएलआर का मतलब समझा था कि एसएलआर होता है जो भी कहते हैं, हमने अपने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा सोना है और हमने क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि आप ना बैंक हमारे पास अपना हमारा सोना ना आप अपने पास रख लो, ठीक है। आपने या आपको बैंक से लोन चाहिए, आपको लोन मिलने ना आपने अपना सोना गिरवी रख दिया, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखा तो बैंक ने आपको 80,000 रुपए का लोन दे दिया, क्योंकि बैंक पूरी अमाउंट का लोन कभी नहीं देगा, ठीक है। उसने आपने 1 लाख का सोना गिरवी रखा, उसने आपको 80,000 रुपए का लोन दे दिया। अब क्या हुआ, उसने अब जैसे अब एसएलआर क्या होता है, जो लिक्विड एसेट जो बैंक अपने पास रखता है, अब वो क्या हो रहा है, उसके पास ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये बढ़ता गया तो होगा क्या, कमर्शियल बैंक के पास अपना लिक्विड फंड बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर डिपॉजिट्स विद आरबीआई फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्या होगा, लोग ने सामान अपना गिरवी रखना शुरू कर दिया तो कैश का रिजर्व डाउन हो जाएगा। अगर लिक्विडिटी एसेट ज्यादा बढ़ गए तो कैश रिजर्व रेशियो डाउन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो मतलब अगर एसएलआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे एसएलआर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। ऐसे हमने एलआरआर के केस में पढ़ा था कि अगर एलआरआर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एलआरआर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर जो है हमारा कम हो जाएगा। सीआरआर क्या, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होती है, मनी हेल्ड बाय पीपल इन टर्म्स ऑफ कैश एंड मनी हेल्ड बाय पीपल इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मतलब जो लोगों के पास कैश है और लोगों ने जितना जमा कर रखा है बैंक में, उनके बीच का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं सीडीआर, दैट इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। फिर आता है कि हायर द रेशियो, जितना ज्यादा ये रेशियो बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक टेंड्स टू रिड्यूस। जितनी ज्यादा ये रेशियो बढ़ता है मनी की सप्लाई उतनी ज्यादा कम होती है, और जितना ज्यादा रेशियो कम होता है मनी की सप्लाई कमर्शियल बैंक के पास उतनी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये आप रीड करना चाहो, वैसे इतना इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी अगर आप रीड करना चाहो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, साइड से हट जाती हूँ, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेंट्रल बैंक, सारे बैंक्स का बॉस है ना, सेंट्रल बैंक जो सारे कमर्शियल बैंक्स को जो रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल बैंक की हम डिफाइन पढ़े तो आपको एक वर्ड याद रखना है, अगर जहाँ भी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है कौन सा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर नोट पे छपा हुआ होता है उसका नाम, है ना, सिवाय एक नोट के, कौन सा, 1 रुपी नोट, राइट। तो अगर आरबीआई की डिफाइन है, सेंट्रल बैंक की डिफाइन है, तो क्या लिखोगे, आपको वर्ड याद रखना है, कॉर्ड। क्या याद रखना है, कॉर्ड, मतलब CORD, कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, मतलब कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉर्ड करता है, मतलब कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट, कॉर्ड, ठीक है। तो ये इट रेफर्स टू एन एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक रेफर्स टू एन एपेक्स बैंक व्हिच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। क्या करता है, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को इन द इकोनॉमी। तो इट रेफर्स टू एन एपेक्स बैंक व्हिच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। एंड इन इंडिया द सेंट्रल बैंक नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के फीचर्स क्या है, आरबीआई आरबीआई की तारीफ सुनो, फीचर्स सुनो इसके। तो सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट इन अ कंट्री, सिर्फ इसके पास एजेंसी है, सिर्फ ये इशू नोट कर सकता है, ठीक है। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। ये मनी को कंट्रोल करते सप्लाई को, यही गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है यही गवर्नमेंट को बैंक देता है ना। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक फॉर ईच कंट्री, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। इट डज नॉट डील विद पब्लिक, ये लोगों से डील नहीं करता है, ठीक है। इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, लोगों की इकोनॉमी के लिए, वेलफेयर के लिए मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर मनी सप्लाई को देखते हुए तब लोगों को लोन वगैरह सब देता है ना। अब आरबीआई के फंक्शंस, ये एग्जामिनर्स का इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मैं मतलब जेन्युइनली बता रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं सब तक बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 बताऊं तो ये क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन आता कैसे है, या तो एमसीक्यू में 100% आएगा कि कोई एक लाइन दे देंगे, बताओ ये कौन सा फंक्शन बता रहा है, या फिर दो आपको कह देंगे कोई भी 3 फंक्शन समझाओ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ऐसे ये क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है। कोई एक आपको केस स्टडी दे देंगे, कह देंगे कि बताओ कौन से दो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है और घूम फिर के मतलब मैं मैक्सिमम केसेस में यही क्वेश्चन आता है लिटरली। या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर वो मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ। मेरी 100,000% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर आपको वो मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लेना बहुत अच्छे से कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन से होते हैं। पहला होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, मतलब कि नोट्स को इशू करता है। तो आरबीआई क्या है, हैज द मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग करेंसी इन इंडिया। आरबीआई के पास इकलौती राइट है जो इंडिया में करेंसी इशू कर सकता है। बाय हैविंग मोनोपोली कंट्रोल द सेंट्रल बैंक कैन रिस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड द सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंगली। अगर उसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी है तो जब उसका मन करे वो मनी सप्लाई को बढ़ा और कम भी कर सकता है। 1 rupee note and all the coins are issued by RBI on behalf of the government of India. 1 rupee note और coin कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। All other notes are issued by RBI itself. बाकी के जितने नोट्स कौन इशू करता है, RBI करता है। Notes issued by central bank are circulated as legal tender money. जो सेंट्रल बैंक इशू करता है उसी को ही हम लीगल टेंडर मनी मानते हैं। RBI follows the minimum reserve system for the issuing currency notes. वो क्या कहता है कि हमें कम से कम अपने पास रिजर्व रखना है जिससे मनी सप्लाई में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, ऑल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। मतलब करेंसी जो भी वो इशू करते हैं वो उसकी क्या है, मॉनेटरी लायबिलिटी है। तो अगर आपको आपको आ जाए कि सेंट्रल बैंक का कोई फंक्शन देखो तो आप ये लिख सकते हो कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स नोट्स इशू करता है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स लिख देना जो से आपको मन करे। समझ आ गया? इसको जो जो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं एक एक पॉइंट बना के उसको लिखते चलना। ठीक है, हो सकता है आप उनसे ज्यादा पॉइंट्स लिख दो जो उसमें लिखे हैं, है ना। फिर आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है वो किसके पास जाती है, आरबीआई के पास। तो वो बैंकर का काम करती है आरबीआई। आरबीआई देखो कैसे सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर का भी, एजेंट का भी, फाइनेंशियल एडवाइजर का, तीनों का काम करता है। कैसे बैंकर का काम कैसे करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है ना, करता है नहीं करता। तो जो आरबीआई है ये सारे कमर्शियल बैंक्स का सारा काम करता है ना, गवर्नमेंट की हेल्प करता है, ये आरबीआई का काम है। तो इसलिए ये बैंकर का काम करता है। एजेंट का काम क्या करता है, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या होती है, कई बार कोई सिक्योरिटीज जो होती हैं अगर वो बेचना चाहे या खरीदनी चाहे कोई सिक्योरिटी, वो तो उनको बेचने का, उनको खरीदने का हेल्प करता है, वो काम करता है। तो ये एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, ये देखिए कि आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। और एडवाइजर का काम कैसे करता है कि उनको बताते हैं कि आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी आपको इस तरीके से चलानी है, पैसे का फ्लो इस तरीके से चलना चाहिए। कि एज एन एडवाइजर आरबीआई एज एन एडवाइजर, यहाँ पे क्विक करेक्शन कर लेना, एज एन एडवाइजर आरबीआई हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, पक्का। ये 3 काम बैंकर टू द गवर्नमेंट करता है। और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में तो ये पूछा ही जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लो। ठीक है, फिर आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल का मतलब होता क्या है कि ये बैंकर का बैंक, मतलब सारे बैंक का बैंक, मेन बैंक है ना। कि जो आरबीआई है हेड है इंटायर बैंकिंग सिस्टम का। आरबीआई एक एपेक्स बैंक है, सुप्रीम बैंक है। आरबीआई सारे बैंक्स का हेड बैंक है। आरबीआई कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। आरबीआई क्या करता है, जो कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो अपने पास रखता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको हेल्प करता है। और इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर्स। जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाता है तो वैसे ही ये सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन बनाता है। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, liquidity of assets management, amalgamation and liquidation। मतलब ये काम करता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस क्योंकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। The control is exercised by periodic inspections of the bank and the returns filed by them। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है कमर्शियल बैंक में, कोई इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्शन वगैरह करना, ये भी करता है सेंट्रल बैंक हमारा, है ना। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट मतलब आखिरी में अगर आपको कहीं लोन नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा
तो किस पे जाते हैं? कौन, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब हर जगह से प्रॉब्लम कमर्शियल बैंक को फेस करनी पड़ रही है, तो वो जाएगा किस पे? आरबीआई, वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। तो आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये मत समझना कोई गलती से कि अगर आप जगह जगह जा रहे हो, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, पीएनबी चलेगा, उसने आपको लोन देने के लिए मना कर दिया, एसबीआई ने मना कर दिया, उन्होंने वो कह रहे कि आप हमें ना कुछ सिक्योरिटी दो, और आपने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी कुछ रखने को, गिरवी रखने को कुछ है नहीं, और आपको कोई लोन नहीं दे रहा, आरबीआई के पास पहुंचे कि वो मुझे लोन नहीं दे रहा, तो मुझे लोन दे दे। ऐसा नहीं होता। आरबीआई किसकी हेल्प करता है? खाली कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट की। When a bank suffers a crisis of confidence and people go crazy to withdraw their deposits, bank requires more money for payment of liability, demand deposit. अब क्या हुआ, एक ही टाइम पे एक कंडीशन लेते हैं, सब अपना पैसा मांगने लग गए, मुझे हमें अपना पैसा दो, हमें अपना पैसा दो, बैंक से सब अपना पैसा निकलवाने आ गए, विड्रॉ करवाने आ गए। अब बैंक के पास इतना पैसा है नहीं, तो बैंक किससे पैसा मांगेगा? वो मांगेगा सेंट्रल बैंक से, हमारे आरबीआई से, है ना। तो इफ अ कमर्शियल बैंक फेल टू गिव फाइनेंशियल हेल्प, अगर कमर्शियल बैंक को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो किसके पास जाता है? आरबीआई एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। फिर आता है आरबीआई एडवांस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज को रख के फिर लोन को कमर्शियल बैंक को लोन देता है। As a lender of last resort, RBI exercises control over the entire banking system of the country. वो पूरी entire banking system of the country पे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अगर आपको सपोज आप कह रहे हो मैं रशिया घूमने जा रहा हूँ, या रशिया नहीं, अमेरिका मान लेते हैं, ठीक है, अमेरिका यूरोप मान लेते हैं, आपने कहा मैं यूरोप घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा यूरोप घूमने जा रहा हूँ, यूरोप में तो रुपीज चलेंगे, वहां चलेगी यूरो, है ना, या यूरोप मान लो, या अमेरिका घूमने जा रहा तो वहाँ क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। आपने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे डॉलर चाहिए, अब डॉलर मुझे कहाँ से मिलेगा? आप गए आरबीआई के पास, आरबीआई क्या करेगा आपसे, आपने वो कहेगा कि मुझे 80 रुपए दो, उसके बदले में तो मैं $1 दूंगा, क्योंकि $1 की कीमत 80 रुपए है, आपने उसको 80 रुपए दिए, उसने आपको $1 दे दिया। तो ये क्या काम करता है आरबीआई का? तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपको लास्ट यूनिट में पढ़ोगे बीओपी में, वो भी 6 मार्क्स से, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जितने भी एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज वगैरह करने का भी काम करता है। इफ देयर इज फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, द सेंट्रल बैंक ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट, अगर कोई भी फॉरेन मतलब कोई प्रॉब्लम आती है फॉरेन मार्केट में, लाइक डॉलर और रुपी के बीच में गड़बड़ आ रही है, उनके रेट्स में गड़बड़ आ रही है, तो वो क्या करता है, वो भी कमर्शियल बैंक रेगुलेट करता है। लेकिन ये हम अपने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वही फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर लिखा है ना, ठीक है। फिर आता है क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन मतलब क्या करता है, ये कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स को सेटल करता है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को कि जो दो डिफरेंट चेक होते हैं, जैसे कि तो 2 डिफरेंट चेक्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स आर क्लियर्ड बाय आरबीआई बिकॉज ऑल कमर्शियल बैंक्स ओपन देयर अकाउंट विद आरबीआई। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक, 2 बैंक से आपस में चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? वो भी आरबीआई इशू करेगा, ठीक है, वो भी रेगुलेट करेगा। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कि यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ जी, ज्यादा थोड़ा सा रह गया है, डोंट वरी। अब आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, ये वो क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करके रखता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के टाइम में, डिफ्लेशन मतलब जो मंदा हो जाता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करना, ये इसका काम करता है, ये इस तरीके से कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। टॉपिक जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में 2 चीजें आती हैं जो बेसिकली वो होती है, 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, पहले हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो इसमें 6 पार्ट्स आते हैं, इसमें 6 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है बैंक रेट, पहला आता है बैंक रेट, फिर आता है रेपो रेट, फिर क्या आता है रेपो रेट, ठीक है। फिर आता है रिवर्स रेपो
रेट। ठीक है, फिर आता है हमारा CRR, जिससे भी हम लिख कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, फिर जो आता है हमारा आता है SLR, जिसे हम क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लास्ट जो आता है वो आता है हमारा OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इतना क्लियर है? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से 2 पार्ट्स जो है हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। एक पार्ट है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आता है सिलेक्टिव, थर्ड सेकेंड वाला, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, लास्ट जो आता है वो आता है हमारा मॉरल सुएजन। क्या आता है? मॉरल सुएजन। ठीक है, क्वांटिटेटिव के 6 पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव के 3 पार्ट्स होते हैं। मेजरली एग्जाम में इन 6 पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में 6 पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों में से जो ये दोनों है, ये दोनों सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो ये वाला है इससे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली इन सबसे पूछा जाता है, ये मेन है, ये फटाफट से नोट करो। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसलिए हम पहले ये तीनों हम लास्ट में पढ़ेंगे, और क्योंकि इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम ये वाला पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वांटिटेटिव देखते हैं होते क्या है ये। उसके लिए हम देखो आगे, वेट, क्वांटिटेटिव के अलग अलग पार्ट्स करके हम एक एक को पढ़ेंगे, क्योंकि हर पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। कभी भी किसी भी पार्ट में से पूछ लेते हैं तो इसका कुछ डिसाइडेड नहीं होता, तो इसलिए हम सारे पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बैंक रेट। हमने अगर हम क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आएगा बैंक रेट। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? बैंक रेट। तो बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट वो होता है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देता है? लोन देता है। जब वो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास कहां से पैसा आएगा? उससे सेंट्रल बैंक देगा, है ना। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पर देता है उस रेट को कहते हैं हम बैंक रेट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड लोन एट द रेट इज नॉन एज कमर्शियल इज नॉन एज बैंक रेट। ये लिखा है कि द रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the central bank lends money to the commercial bank to meet their long term needs। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये बैंक रेट किसे कहते हैं? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पर देता है, तो उसे क्या कहेंगे? बैंक रेट। तो बैंक रेट जिसमें उसने 10% पे दिया, तो 10% क्या होगा? उसका बैंक रेट होगा। ठीक है, दूसरा रेपो रेट। दूसरा क्या आता है आपका? रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी यही होता है कि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देता है? लोन देता है। किसे? कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और जिस रेट पर देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो इसमें फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क क्या हुआ, है ना। हर कोई ये पूछेगा, हर किसी के माइंड में आएगा कि दोनों में फर्क क्या हुआ। फर्क ये है बच्चों कि ये जो होता है
ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स लोन टू कमर्शियल बैंक एट द रेट इज नॉन एज फॉर लॉन्ग टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स इज नॉन एज बैंक रेट। और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स लोन टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स इज नॉन एज रेपो रेट। डिफाइन लिखो इसकी, अगर आप लोग कहो तो। एक बार इसकी मैं डिफाइन भी लिख देती हूँ, नो डोंट वरी। डिफाइन में लिख देते हैं, बैंक रेट refers to the rate at which central bank lends money, मनी की जगह लोन लोन की जगह मनी लिख देते हैं, lends money to किसे? कमर्शियल बैंक to meet their long term needs। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे बच्चों हम बैंक रेट। लेकिन जब आपसे रेपो रेट के बारे में पूछा जाए कि रेपो रेट किसे कहते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि रेपो रेट किसे कहते हैं, तो रेपो रेट में आप पूरा सब कुछ सेम लिखोगे, जितना भी सब कुछ सेम लिखोगे यहां तक। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में लिख दोगे शॉर्ट टर्म मीन्स। फर्क खाली ये है। इज इट क्लियर? बताओ फटाफट। ठीक है, फिर आता है थर्ड वाला रिवर्स रेपो रेट। क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है, अगर हुआ क्या, हमारा जो अब क्या है, अब रेपो रेट में क्या है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी दे रहा है ना, लेकिन और इसमें रिवर्स रेपो रेट में इसको उल्टा हो जाता है, मतलब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को मनी दे रहा है, मनी दे रहा है। मनी कौन सी देगा? वो देगी अपने सरप्लस मनी, मतलब जिस रेट पे। अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया और उसने सोचा कि भाई मैं इतना पैसा अपने पास कहां संभालूं, तो इसलिए इसका कुछ पैसा मैं सेंट्रल बैंक को दे देता हूँ, जमा करा देता हूँ। तो इसके बदले सेंट्रल बैंक उसे इंटरेस्ट देगा, है ना, इंटरेस्ट देगा तभी तो कमर्शियल बैंक जमा कराएगा। तो जिस वो रेट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करता है, उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें ये लिखेंगे, द रेट at which commercial banks are allowed to park their surplus, allowed to park their is it clear? इतना बताओ, इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा इसी का फोर्थ पार्ट है। कौन सा? कैश रिजर्व रेशियो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो if you want to take it। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, वेट हो गया बस। हाँ जी, अब नेक्स्ट फोर्थ वाला करना है। फोर्थ कौन सा है? यस एनीवन? फोर्थ हम करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस इसको एक बार हमें टैली करना है कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या। तो ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट की जो कैश आरबीआई अपने पास रखता है, तो इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। ये क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट
ऑफ कमर्शियल बैंक किसके डिपॉजिट है? कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट इन ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट की जो कमर्शियल बैंक अपने पास, कमर्शियल बैंक अपना आरबीआई के पास मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखता है। ठीक है। फिर आता है एसएलआर जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या है? लिक्विड एसेट्स दैट commercial bank must hold on daily basis as percentage of their total deposits. ठीक है कि एसएलआर क्या होता है? वो लिक्विड एसेट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड ऑन डेली बेसिस एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। मतलब जो कमर्शियल बैंक में हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड हो रहा है, आपने कहा कि भाई हमने या गिरवी होल्ड, हमने कहा कि हमें घर चाहिए, तो उसके बदले आपने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हम अपना एसएलआर। ठीक है। कि मतलब हमने ये लिक्विड एसेट से जब हम जमा कर देते अपना कमर्शियल बैंक में जाके, उसे हम कहते हैं एसएलआर। ठीक है। फिर आता है इसका लास्ट टॉपिक दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या आता है लास्ट वाला? OMO जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना। ठीक है। तो इट रेफर्स टू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग लिखते तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना, कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। और हम किसको बेचेंगे, खरीदेंगे? टू जनरल पब्लिक। ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका फटाफट से नोट्स बनाओ। ये 6 पॉइंट होगा, इसके जो जहां से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। फटाफट से इसको नोट्स कर दो। अब मैं इसी के नीचे ही लिख देती हूँ। 2 कंडीशन होती है, इसी के नीचे आपको मैं पढ़ा देती हूँ। 2 कंडीशन होती है, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। ठीक है। 2 होती है कंडीशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब कंट्री में महंगाई ज्यादा होती है। जब कंट्री में महंगाई ज्यादा होती है कि मतलब इतनी ज्यादा लोगों को, इतनी ज्यादा डिमांड, इतनी ज्यादा लोगों को चाहिए चीजें, लेकिन ना मार्केट में माल है नहीं, है ना। जब डिमांड जो होगी ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कंट्री में महंगाई कब आती है? महंगाई कंट्री में तभी तो आएगी कि आपको इतने सारी चॉकलेट्स चाहिए, लेकिन कंट्री में क्या कह रहा है कि आप चॉकलेट्स खरीदने गए हो और चॉकलेट की शॉर्टेज हो रही है ना, चॉकलेट की सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई कम हो गई है, तो वो क्या करेगा? दुकानदार से महंगी करके बेचेगा, तो उससे इन्फ्लेशन होती है। वहीं अगर आपको एक चॉकलेट चाहिए, लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा चॉकलेट की बढ़ गई है, चॉकलेट की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खराब होनी शुरू हो गई है, तो दुकानदार क्या करेगा? उसे सस्ती करके बेचने लग जाएगा, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन, और डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज्यादा है तो होगा वो डिफ्लेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन रेट्स का क्या होता है अगर डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइम पर? पहला बैंक रेट, कौन कौन से पढ़े थे फटाफट बताओ। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन रेट्स का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी भाई कंट्री में इतनी ज्यादा महंगाई है
तो हम क्या करते हैं, रेट ज्यादा बढ़ा देते हैं, हम इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। अगर चीजें महंगी, इतनी ज्यादा कंट्री में लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो अगर हम रेट बढ़ा दे, अगर हम इसके हम रेट बढ़ा दे तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो बैंक रेट इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ा देती है। ऐसे ही रेपो रेट भी बढ़ा देती है, ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देती है, ऐसे ही सीआरआर भी बढ़ा देती है, ऐसे ही एसएलआर भी बढ़ा देती है। वहीं डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, वो कहती है कोई खरीद तो रहा नहीं है इसे, तो हम क्या करते हैं, जीएसटी जो लगा रहे हैं हम थोड़ी कम कर देते हैं, क्या पता इससे लोग खरीद ले और डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाए, है ना। ये चाहिए कॉन्सेप्ट टू मे भी आपको इसमें नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 3, ये पूरा इसी के ऊपर है। तो ये टॉपिक्स आपको वहां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, पांचों चीजों को क्या करती है, कम कर देती है। इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा देती है और डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर देती है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में या तो सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी या बेची जाएंगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि वो क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, कैसे कैसे सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करते हैं, ये इस टॉपिक में पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है लास्ट टॉपिक है हमारा मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या होता है, या आपको नोट करने तो आप कर सकते हो, मैं पेज छोड़ दी उसके लिए, स्क्रीनशॉट लेके काम करो आप लोग। ठीक है, अब हमने क्वांटिटेटिव वाले पढ़ लिए। क्वांटिटेटिव में अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं फटाफट से। ओके, या किसी को नोट्स अगर चाहिए इस चैप्टर के तो मुझसे कंफर्म कर लो, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, इसे मैं रफ कर रही हूँ। फिर हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं, चैप्टर का फटाफट से लास्ट टॉपिक करके इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या होता है, आता है इसमें सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होता क्या है, पहले ये समझो। द मार्जिन, एक सेकेंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन refers to the difference between current value of security offered by loan and the value granted. Current value of security minus loan granted. आपने कहा मुझे 80,000 रुपए का लोन चाहिए बैंक से, आपने 80,000 रुपए का लोन मांगा बैंक से। अब क्या बैंक 80,000 रुपए की आपको बैंक कहेगा, आप उसके बदले में गिरवी क्या रखोगे। आपने कहा कि भाई मेरा 80,000 रुपए का ये चेक है, आप सॉरी ये मेरे पास 80,000 की जमीन पड़ी हुई छोटी सी, तो आप ये ले लो। ठीक है, तो आप वो कह रहे नहीं, आपको 1 लाख तक की चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं भाग जाओ तो हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसने कहा कि हमें चाहिए, उसने कहा मुझे 80,000 रुपए का लोन चाहिए, उसने 80,000 रुपए का एक बैंक का लोन चाहिए, उसने कहा मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा मुझे कम से कम 1 लाख तक की चीज गिरवी रखो, आपने 1 लाख तक की चीज गिरवी रख दी, बीच का डिफरेंस कितना आया 20,000, तो ये होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसे हम रेशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। हर कोई उधार मांगने चला गया, हर किसी को उधार दे दिया जाता है नहीं, तो क्या करती है गवर्नमेंट कुछ ऐसा कोटा फिक्स कर देती है कि जिस कोटा पे आपको क्रेडिट मिल सकते हैं, तो वो कोटा जिसपे आपको हम वो क्रेडिट दे सकते हैं उसे कहते हैं हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, किसको हमें लोन देना है, किसको हमें लोन नहीं देना। ठीक है, लास्ट आता है मॉरल सुएजन। ये दोनों ऐसे कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी एक बार आप इन दोनों को पढ़ लो। ठीक है, अगर सेकंड में आरबीआई ने, हमारे सेंट्रल बैंक ने हमारे कमर्शियल बैंकों का, हमारे कमर्शियल बैंक से कहा कि सेंट्रल बैंक लिख देती हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसने कमर्शियल बैंक से कहा कि एक रिटर्न नोटिस दिया, क्या दिया, एक
रिटर्न नोटिस दिया किस चीज के लिए, क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए या फिर शॉर्ट करने के लिए, है ना। तो जो रिटर्न नोटिस दिया जाता है, हमारी जो सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक को रिटर्न नोटिस देती है क्रेडिट को एक्सपेंड या शॉर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं मॉरल सुएजन। इज दैट क्लियर? यहीं पे बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। ओके, एक बार मैं चेक कर लीजिए इस चैप्टर के कुछ डाउट कुछ रह गया हो तो हमारा टॉपिक। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने अपना बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट 2 हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इज मनी और सेकंड इज बैंकिंग। ये 6 मार्क्स की यूनिट है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो मनी है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था और इसका सेकंड पार्ट जो बैंकिंग है वो हमने अब कवर अप कर लिया। ठीक है, इसके अलावा इट्स माय गारंटी कि एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने का। डोंट वरी, आप बस मेरी वीडियो देखो, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस देख लो, चाहे वो कुछ से प्रैक्टिस कर लो। अगर बाहर से आपको कोई भी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है तो आप मुझे बताओ। ऐसे जैसे मेरी गारंटी है कि बाहर से क्वेश्चन नहीं आने का। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट मेरी वीडियो में आ रहा है, कोई भी आपको उसके बाहर से आ रहा है, लाइक बुक में कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे पूछ लो, मुझसे एक बार कंफर्म कर लो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो गाइस हमने अपना मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट करा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और अब तक किसी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से कर दो। थैंक यू सो मच।